गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक सुबह 9:46 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज 28 जनवरी 2022 है। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। आप लाइव हैं और आप सब लोगों के कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और जल्दी से मुझे बताइए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कहाँ तक पहुंचे थे, प्लीज एक बार बता दीजिए। ओके, हमने कंप्लीट कर लिया था। आप जानते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिया था मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में या मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल का मतलब वो काल जो मौर्य वंश के बाद का पीरियड कहलाता है या उसके बाद का काल कहलाता है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। आज हम बात करेंगे अबाउट पोस्ट मौर्यन पीरियड। या मौर्योत्तर काल। पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मौर्योत्तर काल। याद कीजिए, मैंने आपको बताया कि मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ। इस बृहद्रथ का ही एक सेनापति हुआ करता था, आर्मी चीफ हुआ करता था, जो कि एक ब्राह्मण था। इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसी ने बृहद्रथ की हत्या की और बृहद्रथ की हत्या करके मगध में और बृहद्रथ की हत्या करके ही इसने मगध में एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली मौर्योत्तर काल का सबसे पहला वंश है। तो हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले शुंगा डायनेस्टी या शुंग वंश। लगभग 185 ईसा पूर्व से लेके 72 ईसा पूर्व तक मगध में रहा शुंग वंश। लिखिए, शुंग वंश का संस्थापक हुआ पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। अभी तक मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी मौर्य वंश में, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान को बनाया। आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में है विदिशा, वही राजधानी हुआ करती थी किसकी? शुंग वंश की। शुंग वंश की राजधानी बनाई गई विदिशा। चलिए अब पुष्यमित्र शुंग में लिखेंगे पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे पुष्यमित्र शुंग में, ही इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म। इसे बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। ही इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म। इसे बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है लिखेंगे, बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड 84,000 स्तूप्स बिल्ट बाय अशोका। क्योंकि इसने
अशोक द्वारा निर्मित लगभग 84,000 स्तूप नष्ट करवाए। बिकॉज he destroyed about 84,000 स्तूप्स बिल्ट बाय अशोका। इसने अशोक द्वारा निर्मित लगभग 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया। लिखेंगे, इसी के शासनकाल से भागवत धर्म की शुरुआत हुई। इसी के शासनकाल से भागवत धर्म की शुरुआत हुई और भागवत धर्म के साथ साथ ध्यान रखेंगे वासुदेव विष्णु की उपासना, वासुदेव विष्णु की उपासना भी इसी के शासनकाल से शुरू मानी जाती है। इसके अलावा ही ऑर्गेनाइज्ड 2 अश्वमेधा यजनास, इसके द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन करवाया गया था। ही ऑर्गेनाइज्ड 2 अश्वमेधा यजनास, इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए और ध्यान रखेंगे ये दोनों के दोनों अश्वमेघ यज्ञ पतंजलि द्वारा किए गए। और ध्यान रखेंगे पुष्यमित्र शुंग का ही राज पुरोहित कौन हुआ करता था? पतंजलि हुआ करता था। ये वही पतंजलि है जिसने महाभाष्य की रचना की थी और भारत में योग की शुरुआत करने का श्रेय भी किसको जाता है? पतंजलि को जाता है। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, जिसका नाम था अग्निमित्र शुंग। इसका उत्तराधिकारी हुआ अग्निमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था अग्निमित्र शुंग। ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अग्निमित्र शुंग के बारे में जानकारी हमें एक नोवेल से मिलती है, एक उपन्यास से मिलती है, जिसे गुप्त काल में लिखा गया था, जिसे गुप्ता पीरियड में लिखा गया था। इस उपन्यास का नाम है मालविकाग्निमित्रम। इस उपन्यास का नाम है मालविकाग्निमित्रम, जिसे महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अग्निमित्र शुंग की ही प्रेमिका हुआ करती थी मालविका, और मालविका और अग्निमित्र की ही लव स्टोरी को, प्रेम कहानी को ही महाकवि कालिदास के द्वारा गुप्त काल में लिखा गया है मालविकाग्निमित्रम में। लिखेंगे इसके द्वारा बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया गया। ही ऑल्सो गेव कंजर्वेशन टू बुद्धिज्म। ही ऑल्सो गेव कंजर्वेशन टू बुद्धिज्म। इसके द्वारा बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया गया और ऐसा माना जाता है अग्निमित्र शुंग के ही द्वारा सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई गई थी। लिखेंगे ही रेनोवेटेड स्तूप ऑफ सांची।
ही रेनोवेटेड स्तूप ऑफ सांची, इसने सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई। ही रेनोवेटेड स्तूप ऑफ सांची, इसने सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई। और लिखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का अंतिम शासक हुआ देवभूति। इस वंश का अंतिम शासक हुआ देवभूति। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज देवभूति। और ध्यान रखेंगे देवभूति के ही दरबार में एक मंत्री हुआ करता था, एक मिनिस्टर हुआ करता था, जिसके द्वारा देवभूति की हत्या की गई। और देवभूति की हत्या करके मगध में एक और वंश की स्थापना की गई, जिसे हम जानते हैं कन्वा डायनेस्टी या कन्नव वंश के नाम से। कन्वा डायनेस्टी या कन्नव वंश के नाम से लगभग 72 बीसी से लेकर 28 बीसी तक, 72 ईसा पूर्व से लगभग 28 ईसा पूर्व तक चला कनव वंश। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको 2 शासकों के नाम याद रखने हैं। इसकी स्थापना वासुदेव नामक शासक के द्वारा की गई थी। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज अ रूलर नेम्ड वासुदेव। इस वंश की स्थापना वासुदेव नामक शासक के द्वारा की गई। यही वासुदेव पहले देवभूति का मंत्री हुआ करता था और देवभूति की हत्या करके ही इसने कर्णव वंश या कन्वा डायनेस्टी की स्थापना मगध में की थी। और ध्यान रखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है सुशर्मा। इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, लेकिन क्योंकि सुशर्मा एक कमजोर और एक अयोग्य शासक था, इसी की अयोग्यता का फायदा उठाया महाराष्ट्र के कुछ शासकों ने, महाराष्ट्र के कुछ रूलर्स ने, जो लंबे समय से या मौर्य काल से ही महाराष्ट्र में शासन कर रहे थे। इन्हें सातवाहन शासक या सातवाहन रूलर्स कहा जाता था। सातवाहनों का ही एक राजा हुआ जिसका नाम था सिमुख। उसी सिमुख ने सुशर्मा पर आक्रमण करके सुशर्मा की हत्या की और सुशर्मा की हत्या करके एक और राजवंश की स्थापना की, जिसे हम जानते हैं आंध्र सातवाहन वंश के नाम से, आंध्रा सातवाहना डायनेस्टी। नेक्स्ट, लिखिए आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश लगभग 28 ईसा पूर्व से लेके 3rd सेंचुरी या 3री शताब्दी तक चला सातवाहन वंश, सातवाहन डायनेस्टी। और ध्यान रखेंगे सातवाहनों ने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान को बनाया था।
भाई ये महाराष्ट्र के ही शासक थे। इन्होंने प्रतिष्ठान नामक स्थान को ही अपनी राजधानी बनाया। कहां पर? महाराष्ट्र में। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, या इस वंश का संस्थापक हुआ सिमुक। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक शासक के द्वारा की गई। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक शासक के द्वारा की गई थी। लिखेंगे इस वंश का प्रथम महान शासक। इस वंश का प्रथम महान शासक माना जाता है। लिखेंगे शातकर्णी प्रथम। केवल नाम याद रखने हैं। इसके बाद इस वंश का द्वितीय महान शासक, सेकंड ग्रेट रूलर, माना जाता है हाल। और ध्यान रखेंगे इसी हाल के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है गाथा सप्तशती। इस वंश का दूसरा महान शासक हुआ हाल, जिसके द्वारा लिखी गई थी गाथा सप्तशती। लेकिन यदि आपसे पूछें इस वंश का महानतम शासक कौन हुआ, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, तो भाई ध्यान रखेंगे क्योंकि क्योंकि इस वंश का सबसे महान शासक इसका 23वां शासक हुआ जिसका नाम था, लिखेंगे गौतमी पुत्र शातकर्णी। और क्योंकि सबसे महान था इसीलिए इसका शासनकाल भी याद रख सकते हैं। लगभग 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक शासन किया गौतमी पुत्र सातकर्णी ने।
हाँ जी, इस वंश का सबसे महान शासक, इसका 23वां शासक हुआ, जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। लगभग 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक इसने शासन किया। और ध्यान रखेंगे, सातवाहन वंश से बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए, भारत के इतिहास में किन शासकों के द्वारा सीसे के सिक्के चलवाए गए? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के ही शासनकाल में सातवाहनों के द्वारा ही क्या चलवाए गए? सीसे के सिक्के चलवाए गए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में सीसे के सिक्के या लेड कॉइन्स चलाने का जो काम था वो किसके द्वारा किया गया? सातवाहनों के द्वारा किया गया। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण काम जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा ही शुरू किया गया, लिखेंगे इसने ब्राह्मणों को भूमियां दान में देने की शुरुआत की। इसने ब्राह्मणों को भूमियां दान में देने की शुरुआत की। ही स्टार्टेड डोनेटिंग लैंड्स टू द ब्राह्मण्स। इसने ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की शुरुआत की। और ध्यान रखेंगे, एक सवाल आपसे पूछेंगे, भारत के इतिहास में वो कौन से शासक थे जो अपने नाम से पहले अपने पिता नहीं बल्कि अपनी माता का नाम लगाया करते थे? तो ध्यान रखेंगे, वो भी कौन हुए? सातवाहन शासक हुए। गौतमी पुत्र सातकर्णी ये गौतमी का पुत्र था, इसीलिए कहलाता था गौतमी पुत्र सातकर्णी। लिखेंगे, इसी ने अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाने की प्रथा शुरू की। इसी ने अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाने की प्रथा शुरू की। इसके बाद इस वंश का अंतिम महान शासक, द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज, इस वंश का अंतिम महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी का ही पुत्र हुआ, यानी कि इसका 24वां शासक। इसका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इस वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। लिखेंगे, यह प्रथम आंध्र सम्राट कहलाता है। लिखेंगे, ये प्रथम आंध्र सम्राट कहलाता है क्योंकि इसी के द्वारा दक्षिण भारत के आंध्र क्षेत्र पर अधिकार किया गया था। क्योंकि इसी के द्वारा दक्षिण भारत में आंध्र क्षेत्र पर अधिकार किया गया था, और क्योंकि इसने आंध्र क्षेत्र पर भी अधिकार किया, इसीलिए इस वंश को कहा जाने लगा आंध्र सातवाहन वंश। इसीलिए कहलाता है आंध्र सातवाहन वंश। और ध्यान रखेंगे, इस वंश का अंतिम शासक
इस वंश का अंतिम शासक हुआ पुलमावी तृतीय। पुलमावी तृतीय, पुलमावी थर्ड। यह है आंध्र सातवाहन वंश। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। फॉरेन इन्वेजन्स की, या लिखेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन्स इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। जिस तरीके से प्री मॉडर्न पीरियड में, पूर्व मौर्य काल में भारत में कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, बिल्कुल उसी तरीके से पोस्ट मॉडर्न पीरियड में या मौर्योत्तर काल में भी भारत में कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंडो ग्रीक्स की, या हिंद यूनानी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर इंडो ग्रीक्स के बारे में या हिंद यूनानियों के बारे में। यदि हम इनके मूल स्थान की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया नामक स्थान से आए थे। भारत में इंडो ग्रीक्स का संस्थापक माना जाता है, लिखेंगे डेमेट्रियस प्रथम, या डेमेट्रियस फर्स्ट। द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक्स, हिंद यूनानियों का सबसे पहला शासक डेमेट्रियस प्रथम या डेमेट्रियस फर्स्ट माना जाता है। लिखेंगे इसने पंजाब पर अधिकार करके, इसने पंजाब पर अधिकार करके
पंजाब के साकल को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का महानतम शासक हुआ मिनांडर। इस वंश का महानतम शासक मिनांडर हुआ। और मिनांडर के द्वारा तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया गया। मिनांडर के द्वारा हिंद यूनानियों की राजधानी तक्षशिला बनाई गई। लिखेंगे मिनांडर में पहला पॉइंट, ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित हुआ। ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित हुआ। लिखेंगे इसने भारत में बौद्ध धर्म अपनाया। ही एडॉप्टेड बुद्धिज्म इन इंडिया। इसने भारत में बौद्ध धर्म अपनाया। और ध्यान रखेंगे नागसेन के द्वारा या नागसेन नामक बौद्ध भिक्षुक के द्वारा ही इसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई। और इसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं नागसेन नामक बौद्ध भिक्षुक के द्वारा दी गई। और ध्यान रखेंगे एक बौद्ध ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। इसी मिलिंद पन्हो से हमें जानकारी मिलती है और पता चलता है कि मिनांडर को ही मिलिंद पन्हो में क्या कहा गया है, मिलिंद कहा गया है। और इसी मिलिंद पन्हो नामक उपन्यास से जानकारी मिलती है कि मिनांडर ने भारत में आकर बौद्ध धर्म अपनाया था और नागसेन के द्वारा इसे बौद्ध शिक्षाएं दी गई थी। इंडो ग्रीक्स से पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भारतीय इतिहास में स्वर्ण सिक्के सबसे पहले किन शासकों के द्वारा चलवाए गए थे? तो लिख लीजिएगा, इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडियन हिस्ट्री। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडियन हिस्ट्री हु इश्यूड गोल्डन कॉइन्स। लिखेंगे भारतीय इतिहास में स्वर्ण सिक्के चलाने वाले, भारतीय इतिहास में स्वर्ण सिक्के चलाने वाले सबसे पहले शासक हिंद यूनानी थे। हिंद यूनानियों ने ही चलाए थे सबसे पहले गोल्डन कॉइन्स, स्वर्ण सिक्के। इसके बाद लिखेंगे सीथियंस या शक। इसके बाद लिखेंगे सीथियंस या शक। इनका मूल स्थान था मध्य एशिया। ये सेंट्रल एशिया से आए थे। इनका मूल स्थान मध्य एशिया हुआ करता था।
लिखेंगे इनकी 5 शाखाएं थी। दे हैड 5 ब्रांचेस। जिसमें से एक जिसमें से एक थी अफगानिस्तान। इसके अलावा उत्तर में या उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा। उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा हुआ करते थे। और एक कहलाता था पश्चिमी क्षत्रप। नासिक और उज्जैन। ये 5 ब्रांचेस हुआ करती थी जहां पर शकों का अधिकार हुआ करता था। यदि हम मथुरा के शकों के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे जो मथुरा के शक थे वो पहले मालवा में रहा करते थे, लेकिन 57 बीसी में मालवा का ही एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था विक्रमादित्य। उसी विक्रमादित्य के द्वारा 57 ईसा पूर्व में 57 बीसी में शकों को मालवा से पराजित करके भगा दिया गया और वो मालवा से कहां बसे आकर मथुरा में। और विक्रमादित्य ने अपने ही नाम पर चलाया विक्रम संवत। और आप जानते हैं जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो किस संवत से चलता है? विक्रम संवत से चलता है। लिखेंगे नासिक के शकों में महानतम शासक था नहपान। नासिक के शकों में महानतम शासक था नहपान। और लिखेंगे इसे गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा पराजित करके मार दिया गया था। इसे पराजित करके गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसकी हत्या की थी जिसका नाम था नहपान। और यदि हम उज्जैन की बात करें तो लिख लीजिएगा उज्जैन के शकों का महानतम शासक हुआ रुद्रदामन। और रुद्रदामन के ही द्वारा लिखवाया गया एक अभिलेख जो कहलाता है जूनागढ़ अभिलेख। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत में संस्कृत का प्रथम एवं सबसे लंबा अभिलेख, फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत इन इंडिया। भारत में संस्कृत का पहला और सबसे लंबा अभिलेख ही कहलाता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और लास्ट में लिख लीजिएगा शक वंश का अंतिम शासक हुआ रुद्रसेन थर्ड या रुद्रसेन तृतीय। शक वंश का अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय हुआ।
नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए पर्थियंस या पहलव। अगला लिखेंगे पर्थियंस या पहलव। इनका मूल स्थान, इनका मूल स्थान माना जाता है ईरान। पर्थियंस या पहलव। लिखेंगे द फर्स्ट पर्थियन रूलर इन इंडिया वॉज माउस। भारत में पल्लवों का प्रथम शासक माउस माना जाता है, लेकिन पल्लवों का भारत में वास्तविक संस्थापक, लेकिन भारत में पल्लवों का वास्तविक संस्थापक हुआ लिखिए मिथ्रोडेट्स, मिथ्रोडेट्स प्रथम। पल्लवों का वास्तविक संस्थापक मिथ्रोडेट्स प्रथम हुआ। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का महानतम शासक हुआ गोंदोफर्निस प्रथम या गोंदोफर्निस फर्स्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गोंदोफर्निस प्रथम से आता है, गोंदोफर्निस प्रथम के ही शासनकाल में भारत में आने वाले प्रथम ईसाई सेंट थॉमस थे। फर्स्ट सेंचुरी में, पहली शताब्दी में। और लास्ट लिखेंगे कुशान्स, लास्ट लिखेंगे कुशान्स या कुषाण, जिनका मूल स्थान था, जिनका मूल स्थान था पश्चिमी चीन, वेस्टर्न चाइना या पश्चिमी चीन। द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है कुजुल कडफिसस प्रथम। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस हुआ।
लिखेंगे इसके द्वारा तांबे के सिक्के चलवाए गए। ही इश्यूड कॉपर कॉइन्स। इसके द्वारा तांबे के सिक्के चलवाए गए और ही इश्यूड कॉपर कॉइन्स। इसका उत्तराधिकारी हुआ विम कडफिशस। इसका उत्तराधिकारी अगला शासक हुआ विम कडफिशस। लिखिए इसके द्वारा तांबे एवं सोने के सिक्के चलवाए गए। इसके द्वारा तांबे एवं सोने के सिक्के चलवाए गए। लेकिन इस वंश का महानतम शासक हुआ, लिख लीजिए, कनिष्क। 78 ईस्वी में कश्मीर में शकों को पराजित करके सिंहासन पर बैठा। इसीलिए शकों को पराजित करके इसने चलवाया शक संवत 78 ईस्वी में और अपनी राजधानी बनाया। इसकी पहली राजधानी थी पेशावर या पुरुषपुरा, जो कहां पर है, पाकिस्तान में है, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। लिखेंगे इसी के द्वारा चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया गया। इसी के द्वारा चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया गया। और हम सब जानते हैं चौथी बौद्ध महासभा में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था। कनिष्क के ही दरबार में दो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, जिनके नाम थे वसुमित्र और अश्वघोष। और ध्यान रखेंगे कनिष्क की ही दरबार में राज चिकित्सक हुआ करता था चरक, जिसके द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी। जिसके द्वारा लिखी गई थी चरक संहिता। तो ये है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में होने वाले कुछ विदेशी आक्रमण। चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे। आपसे मुलाकात होगी जब अगली क्लास में। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड, और उसके बाद समाप्त करेंगे एंशिएंट इंडिया और फिर शुरू करेंगे मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।